नमस्कार दोस्तों। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, पर भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बीच में लगभग 3 सालों का समय था। इसका मतलब आजादी के लगभग 3 सालों तक हमारे पास कोई संविधान नहीं था। अब ऐसे में 2 मजेदार प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न, क्या आपने कभी सोचा कि इन 3 सालों में प्रधानमंत्री कैसे बने? संसद सदस्य कैसे चुने गए? ये प्रश्न इसलिए उठते हैं क्योंकि इन चुनाव की प्रक्रिया तो संविधान में लिखी है, और जब हम स्वतंत्र हुए तब संविधान तो बना ही नहीं था। ऐसा भी नहीं कि सरकार नहीं बनाई गई थी, सरकार तो बनाई गई थी। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, पटेल उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। तो फिर प्रश्न ये है कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक जो सरकार थी उसे चुना कैसे गया था? क्या इसके लिए चुनाव हुए थे? अगर हुए थे तो कैसे हुए थे जब कोई कानून ही नहीं था? अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि इन 3 सालों में जो सरकार बनाई गई थी वो किन कानूनों का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि जैसे हमने कहा कि हमारा संविधान तो 1950 में लागू हुआ था। तो आइए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम आसान शब्दों में समझते हैं, पर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, आजादी के कुछ साल पहले। आप जानते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई को बहुत पहले से ही शुरू किया जा चुका था। 1857 में क्रांति हुई थी। उसके बाद बहुत लंबा संघर्ष चला, पर भारत का संविधान बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए, ऐसी मांग पहली बार औपचारिक रूप से ब्रिटिश हुकूमत से कांग्रेस ने सन 1936 में की थी। जाहिर है इस बात को नहीं माना गया, पर फिर समय बदला और 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब हालात बिल्कुल अलग थे। अंग्रेजों को लगने लगा कि अब बहुत ज्यादा समय तक संविधान की मांग को टाला नहीं जा सकता। यह धारणा अभी बन ही रही थी कि उसी समय यानी 1940 में ब्रिटेन में एक गठबंधन की सरकार आई और उसने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि हिंदुस्तानियों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होना चाहिए। और इसी सोच के तहत उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। इसके बाद एक लंबा दौर चला जिसमें ब्रिटिश सरकार, भारतीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और बाकी सब के बीच एक बहुत लंबा संघर्ष हुआ। यह बहुत रोचक कहानी है, पर इस पर हम कभी और बात करेंगे। अभी बस हम इतना जान लेते हैं कि इन्हीं प्रयासों की बदौलत अंततः 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया और इस मिशन ने भारत की संविधान सभा बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में से किसी को भी इस पर पूरा विश्वास या सहमति नहीं थी। फिर भी हालात ऐसे थे कि इन दोनों को संविधान सभा पर अपनी सहमति आखिर देनी पड़ी। ध्यान यह रहे कि अभी तक भारत पाकिस्तान के 2 हिस्से नहीं हुए थे, इसलिए यह संविधान अभी अविभाज्य भारत के लिए चुनी जानी थी। इसमें भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान की बात नहीं थी। अब प्रश्न ये था कि इस संविधान सभा के मेंबर कैसे चुने जाएं? तो कैबिनेट मिशन ने इसका भी प्रावधान कर दिया था। माना गया कि क्योंकि अब समय बहुत कम है और भारत को आजादी जल्दी ही मिलने वाली है, इसलिए सारे वयस्क लोगों को अभी मतदान का अधिकार देना संभव नहीं है। इसलिए जो प्रांतीय सरकारों में चुने गए प्रतिनिधि हैं और जो प्रिंसली स्टेट्स में चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो इसी संविधान सभा के लिए सदस्यों को चुनेंगे और हर प्रांत और प्रिंसली स्टेट को अपनी जनसंख्या के आधार पर सीटें दे दी गईं। फॉर्मूला लगभग यह था कि हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट। आप सोच रहे होंगे कि प्रांत क्या है और प्रिंसली स्टेट क्या है, तो इसलिए चलिए अब हम इनको आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आजादी से पहले भारत का भौगोलिक क्षेत्र 2 तरीके से 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहले थे प्रांत, जिसे हम ब्रिटिश इंडिया भी कहते थे, और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स। दोनों में फर्क था कि
कि प्रांत में तो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए ब्रिटिश सरकार की सीधे सीधे हुकूमत चलती थी, परंतु प्रिंसली स्टेट में ऐसा नहीं था। प्रिंसली स्टेट में वहां के राजा ही राज करते थे। प्रिंसली स्टेट में उनके अंदरूनी मामलों के लिए वहां के राजा ही सर्वे सर्वा होता था, पर रक्षा, विदेश जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में वह थे और इन मामलों में राजाओं को कोई भी और अधिकार नहीं था। पर ऐसा भी नहीं था कि ब्रिटिश सरकार इनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। सच बात तो यह है कि वह ऐसा कर सकती थी, पर ऐसा करने से वह बचती थी। पर कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें ये हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने किया भी। तो अब हमने जाना कि प्रांत क्या थे और प्रिंसली स्टेट्स क्या थे। तो कैबिनेट मिशन के फॉर्मूले के हिसाब से संविधान सभा के प्रांतों के 292 सदस्य होने थे और इनका चुनाव वहां की प्रांतीय सभा के चुने हुए सदस्यों ने ही करना था। तो जाहिर है पहले प्रांतीय सभाओं के चुनाव होते, तभी फिर वो चुने हुए सदस्य संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते। तो 1946 की शुरुआत में पहले प्रांतीय सभाओं के लिए चुनाव हुए। इसके बाद जुलाई में इन चुने हुए प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के लिए चुनाव किए, पर इन चुनाव के जब नतीजे आए तो मुस्लिम लीग के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस को सारे प्रांतों में अभूतपूर्व समर्थन हासिल हुआ। मुस्लिम लीग को ऐसी आशा नहीं थी। दरअसल कांग्रेस को 292 में से 209 सीटों में सफलता मिली। यही नहीं, 9 जनरल सीट छोड़कर सभी जनरल सीटें वह जीत चुकी थी। मुस्लिम लीग 78 में से 73 मुस्लिम सीटों में जीती। जिन्ना के लिए यह एक जोरदार धक्का था। अगर वो इस चुनाव को मान लेते तो उनकी राजनीति समाप्त हो जानी थी, उनका भविष्य चौपट हो जाता। सारा देश तो कांग्रेस के साथ दिख रहा था और मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई थी। सो जिन्ना और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से जुड़ने के लिए मना कर दिया और 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन को अपना समर्थन वापस ले लिया। पर सिर्फ संविधान सभा से हटने से काम नहीं बनना था। अब मुस्लिम लीग को कुछ ऐसा करना था कि वो वापस राजनीतिक दौड़ में आ जाए और इसके लिए उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता समझ आया कि लोगों के मनों में धर्म के आधार पर इतना डर बैठा दिया जाए कि वह धर्म के आधार पर अलग अलग हो जाएं और इस आग में वह रोटी सेक सके। अलग देश की मांग कर ली जाए। इसलिए उसने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। डायरेक्ट एक्शन डे दरअसल और कुछ नहीं था, सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा का आह्वान था और इसके बाद कलकत्ता में खूनी हिंसा का दौर शुरू हो गया और फिर मुस्लिम लीग ने हिंसा को हवा दी और देखते ही देखते यह हिंसा यूपी, बिहार, बंगाल, नेपाल, पंजाब, सिंध तक फैल गई। जिन्ना को लगा था कि इसके बाद ब्रिटिश कोई अंतरिम सरकार नहीं बनाएगी, पर ब्रिटिश वायसराय ने उनकी इस चाल को ठीक से समझ लिया और कांग्रेस के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का न्योता दिया। नेहरू ने चुनी गई संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, इसलिए इसमें केवल कांग्रेस के ही प्रतिनिधि थे। उनमें प्रमुख थे नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी आदि। इस बीच बढ़ती हिंसा के बीच वायसराय ने फिर मुस्लिम लीग से बातचीत शुरू की और उनको अंतरिम सरकार से जुड़ने के लिए मना लिया। मुस्लिम लीग सरकार से जुड़ गई, परंतु सरकार के काम में मुस्लिम लीग हमेशा रोड़े अटकाती रही। सच बात तो यह है कि मुस्लिम लीग सरकार को चलाने की नीयत से जुड़ी ही नहीं थी। उनका इरादा शुरू से ही सरकार को कमजोर करने का ही था। खैर, उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। इस बीच बिगड़ते हालात और फैलती हुई सांप्रदायिक दंगों के मध्य लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और मुस्लिम लीग संविधान सभा से तो अलग से ही बात हो चुकी थी
और दंगों में देश को वह झोंक भी चुकी थी। अब उसकी एक ही मांग थी कि विभाजन किया जाए। एक लंबे और हृदय विदारक घटनाक्रम के बाद माउंटबेटन ने 3 जून के प्लान नामक प्लान में भारत के विभाजन की रूपरेखा खींची। मुस्लिम लीग इस पर तैयार हो गई। हालात को देखते हुए और कोई भी संभावना नहीं है यह देखते हुए 3 दिन बाद कांग्रेस ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। नतीजा यह था कि प्रांतों में रेफरेंडम हुआ और बंगाल, सिंध, नेफा और असम की सिलहट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान से मिल गए। पर अब क्योंकि ये प्रांत पाकिस्तान में मिल गए थे, इसलिए वहां के सदस्य भी अब भारत के संविधान सभा में सदस्य नहीं रहे। इधर बाकी प्रांतों के साथ ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल भारत में मिल गए, तो उनके लिए नए चुनाव कराने पड़े। पर कुल जमा बात यह है कि इन वजहों से भारत के संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या जो पहले 292 थी, अब वह 229 रह गई। अब उनमें प्रिंसली स्टेट के प्रतिनिधि जुड़ गए थे जो तब तक भारत में जुड़ चुके थे। इनकी संख्या थी 70, यानी भारत की संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या हो गई 229 जमा 70 यानी कि 299। इस बीच ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 प्रस्तुत हुआ और 18 जुलाई 1947 को यह पारित हुआ। इसमें निश्चित हुआ कि अगस्त 15, 1947 को भारत के विभाजन के बाद 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। दोनों के लिए संविधान उनकी संविधान सभाएं बनाएंगी और वही संविधान सभाएं उनकी विधायिका भी होंगी। यह संविधान सभाएं संपूर्ण रूप से स्वतंत्र थी और इन पर ब्रिटिश सरकार के सभी नियंत्रण समाप्त हो गए थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसी संविधान सभा ने न सिर्फ संविधान का दायित्व निभाया बल्कि संसद के रूप में भी तब तक कार्य किया जब तक 1952 में पहले आम चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों का चुनाव संविधान के तहत नहीं हो गया। दूसरे शब्दों में यही संविधान सभा जो भारत के आजादी से पहले बन गई थी, भारत की आजादी के बाद भारत की संसद का काम भी करती रही जब तक 1952 में देश में पहले चुनावों के बाद सरकार नहीं बन गई। पर अभी भी दूसरा प्रश्न तो बाकी है, यह सरकार किन नियमों और कानूनों के आधार पर काम कर रही थी, क्योंकि अभी तो संविधान बना ही नहीं था। तो इस समय तक क्योंकि संविधान सभा संविधान नहीं बना पाई थी तो उसमें समय लगना था और देश को बिना कानून के छोड़ा भी नहीं जा सकता था। इसलिए दोनों डोमिनियन का कामकाज फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ही चलना था। पर अब ब्रिटिश सरकार का कोई दखल इसमें नहीं रह गया था और इन दोनों डोमिनियन अपने गवर्नर जनरल के माध्यम से 31 मार्च 1948 तक इस एक्ट में कोई भी परिवर्तन कर सकती थी और गवर्नर जनरल को डोमिनियन के निर्णय के अनुसार इसमें ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार दे दिया गया था और ब्रिटिश हुकूमत की सारी शक्तियां, सत्ता 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण रूप से हमेशा के लिए समाप्त हो गई। 31 मार्च 1948 के बाद इस एक्ट में कोई भी परिवर्तन करने की संपूर्ण शक्तियां संविधान सभा के पास चली गई और उसकी इन शक्तियों पर किसी और का अधिकार नहीं था। 14 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा पुनः बैठी। यही संविधान सभा तब तक केंद्र सरकार का भी काम कर रही थी क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान ने लागू होना था और 1951 में आम चुनाव नहीं हुए थे। उन चुनावों के बाद भारत को पहली बार सरकार मिली जिसके नेता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो दोस्तों, कैसे हुए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पहले चुनाव? कौन जीता, कौन हारा, किसने दी पटकनी और किसने खाई मात? तिकड़मों, उठापटकों, साजिशों, किस्से और कहानियों से बना होगा अगला एपिसोड। देखना मत भूलिएगा सत्ता का संघर्ष एपिसोड 2। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब कभी भी हम इसमें नया वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अपने प्रश्न मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगी। तो इसी के साथ मैं सुप्रभा आपसे विदा लेती हूँ और अगले एपिसोड में सत्ता के संघर्ष में हम फिर मिलेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल जिंदगी अनकट।